हेलो, कैसे हो सब लोग। और वेलकम टू द न्यू सेशन फॉर सीटेट 2023 एंड अपकमिंग सेक्शन। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, इस सीरीज में हम 140 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं। और विश्वास करिए, आपके सामने जो भी स्टेप्स है, जो भी चीज़ें हैं आपको हम दे रहे हैं, वो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ लेना है, एज इट इज़ याद कर लेना है। उसके बाद कोई सैम्पल पेपर, कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको पढ़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद लगा के देख लो, आपको प्रूफ हो जाएगा कि आपने सब कुछ ठीक पढ़ा है। एंड जो आपका अपकमिंग एग्जाम होगा उसमें भी एक एक क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आ जाने वाला है। इस वाले सेशन में हम क्या करने वाले हैं, ईवीएस की हम पूरी पेडोलॉजी भी पढ़ लेंगे। एनसीएफ थीम सब कुछ, जो जो एक एक क्वेश्चन आ चुका है, जो जो एक एक क्वेश्चन आने वाला है, उनको सबको हम नोट्स में पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी भी खत्म कर लेंगे। और ईवीएस के 15 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव है नॉलेज, एक पेडोलॉजी प्लस सब्जेक्टिव, वो भी कवर हो जाएगी। यानी कि पूरा ये सेशन ऐसा होने वाला है कि इसमें 30 में से 30 मार्क्स आपके आ जाएंगे। बस इस सेशन को बिफोर एग्जाम जाने से पहले देख लो। अगर अभी देख रहे हो तो नोट कर लो, सारी चीज़ें याद कर लो, एज इट इज़ याद कर लो। क्योंकि इस सेशन में बहुत लंबे नोट्स नहीं है, थ्योरी नहीं है, सिर्फ कीवर्ड्स हैं। आप देखोगे बहुत जल्दी पेपर खत्म कर दोगे, 2.5 आवर से पहले ही पेपर खत्म कर दोगे। क्योंकि सी टेट में क्या होता है, टाइम की कमी पड़ती है, लेकिन आप कीवर्ड्स देख के जाओगे तो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स हैं, ये एकदम कंसाइज हैं, क्रिप्स हैं। आप बस इतना को पढ़ लो, आपका एक एक वर्ड यहाँ से आएगा, एक एक वर्ड। लेकिन ऐसा मत करना कि सिर्फ अपने पास रख लिया है आपने, ये नोट्स लिख लिए हैं, बस आप इनको पढ़ लो, याद कर लो एक एक वर्ड। जैसे कि अगर मैं पहली लाइन की बात करूं तो लिंग हु फेन, ये क्या है, ये बेसिकली एक सांप के पकवान है, सांप से बना हुआ एक पकवान है, जो कि हांगकांग की एक डिश है, हांगकांग में बनता है। तो बस लिंग हु हेन हांगकांग का एक पकवान किससे बनता है, सांप से बनता है। इसके अलावा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग बस इतना पढ़ लो। उसके बाद ईवीएस में से 30 लाने की गारंटी मेरी है। बाकी सब आप कुछ बस इसको पढ़ लो, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको पढ़ लो, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना इसके बाद। यार वो भी लगाने की जरूरत नहीं है, अगर बिफोर एग्जाम देख लो सब कुछ यहीं से आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले लिंग हु फेन के बारे में बात करिए। तो लिंग हु हे फेन क्या है बेटा। तो लिंग हु फेन के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर मुझसे ये कहा जाता है कि ये डिश मिलती कहाँ पर है, तो सबसे पहले लिंग हु फेन के बारे में दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो ये हांगकांग की डिश है बेटा, और सबसे पहले ये कहाँ कहाँ किस चीज़ से बनती है, तो ये सांप से बनती है, ठीक है। हम बस उतनी ही जनरल बात करेंगे। टैपिकोआ क्या है, तो केरल की जमीन में, ये देख लो कोई जगह भी बदल देता है सीटेट में, आपने देखे होंगे अब तक के क्वेश्चन। केरल में जमीन के नीचे उगाया जाने वाला एक पेड़ है जो फल सब्जी के रूप में यूज करते हैं। लुई ब्रेल क्या है, तो ब्रेल लिपि के आविष्कारकर्ता कौन कहाँ से थे, फ्रांस से थे, और ये ब्रेल ही थे। तो लुई ब्रेल की नाम ही ब्रेल साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया है। ब्रेल लिपि में कितनी बिंदु होती हैं, तो ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। घरों की संरचना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो जल्दी से इस घरों की संरचना को और आप देख लीजिए। असम में बांस के खंभों पर टिके हुए होते हैं। असम में कैसे कैसे घर कहाँ बनते हैं, तो बांस के खंभों पर टिके होते हैं। उन बांस के खंभों की ऊंचाई कितनी है, 10 से 12 फुट। उन असम, जहाँ पे असम में बनते हैं, उन घरों पे 10 से 12 फुट के खंभे पहले लगाए जाते हैं। उसके ऊपर आप क्या क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। पत्थर लकड़ी के घर कहाँ बनते हैं, तो पत्थर और लकड़ी से घर मनाली में बनते हैं। मनाली कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। मोटी दीवार व छत कटीली झाड़ियों से बने हुए किस किस राज्य के घरों की विशेषता है, तो ये राजस्थान घर की विशेषता है। एज इट इज याद कर लीजिए आप, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। उसके बाद JNK, जम्मू एंड कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है। अब इस कहवा की है ना विशेषताएं दी जाएंगी। तो विशेषता में क्या है, इस कहवा में है ना बादाम और इलायची भी मिलाई जाती है, ठीक है। कहवा चाय कहाँ बनाई जाती है, जम्मू कश्मीर में बादाम और इलायची मिक्स की जाती है। वल्लम क्या है, एक प्रकार की छोटी नाव है जो कि केरल में चलती है। पानी में है ना, केरल की जो पानी है उस नाव में है ना, केरल जो छोटी छोटी नाव चलती है उसे वल्लम बोलते हैं। ये बेसिकली स्कूल ले जाती है बच्चों को। अब हाथी तो भैया इतना इंपॉर्टेंट है कि ये तो हर ईयर आ ही रहा है। हाथी क्या है, इसकी 6-7 विशेषताएं आपको सारी की सारी याद करनी है। पहली बात तो खाने के ऊपर है, तो एक दिन में हाथी कितना केजी खाना खाता है, 100 केजी तक खाना खा लेता है। एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है हाथी, ठीक है। कीचड़ में हाथी लेटता है, हाँ कीचड़ में हाथी लेटता है, क्योंकि कीचड़ उन्हें ठंडा रखती है। हाथी के कान किस काम में आते हैं, हाथी के कान पंखे का काम करते हैं, जो कि उसको हवा करते हैं। बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट आने वाले हैं, बिल्कुल यही ऑप्शन बन के आएंगे। तो आप एज इट इज याद कर लो।
झुंड में केवल कितनी हाथियां होती हैं? झुंड में केवल हथनियां ही होती हैं, वहां उनके बच्चे होते हैं। क्या उसमें मेल हाथी होते हैं? तो उस स्टेटमेंट को गलत कर देंगे, क्योंकि मेल हाथी उसमें नहीं होते हैं। कितनी आयु के वर्ष के बच्चे होते हैं? सिर्फ 14 से 15 वर्ष के बाद हाथी जो मेल होते हैं वो वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद वो झुंड छोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ इतने पॉइंट हैं, आप इन पॉइंटों को ध्यान रख लेना। एक झुंड में कितनी हाथी होती हैं? तो एक झुंड में 12 से 14 हाथियां होती हैं। ठीक है ना? ये देख लो, डिजिट सेम सी है, कहीं रेसिप्रोकल ना कर दे। तो आप बस एज इट इज याद करोगे, इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं आने वाली है आपके एग्जाम में। खिचड़ी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें जितने ज्यादा पॉइंट ऐड हो जाते हैं उसमें से सिर्फ वो 4 ऑप्शन उठा लेता है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। खेजड़ी का पेड़ कहाँ है बेटा? तो पहली बात तो खेजड़ी का पेड़ जो है वो राजस्थान में है। खेजड़ी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि खेजड़ी ही गांव में ये खेजड़ी का पेड़ है। और इस राजस्थान में खेजड़ी गांव में किस समाज के लोग रहते हैं? तो बिश्नोई समाज के लोग इस खेजड़ी गांव में रहते हैं। यहाँ शिकार, ये जो खेजड़ी पेड़ है ना, इसका शिकार करना पेड़ काटने पर बिल्कुल प्रतिबंध कर दिया है। क्यों प्रतिबंध कर दिया है? क्योंकि इसकी विशेषता के कारण। खिचड़ी का पेड़ रेगिस्तान में कम पानी में उगता है। अब जब रेगिस्तान में कम पानी में उगेगा तो इस पेड़ की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसकी छाल से है ना दवाइयां बनती हैं, तो ये ध्यान रखना, इसकी छाल से दवाइयां बनती हैं, लकड़ी में कीड़ा भी नहीं लगता है। पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनती है। अब देखो, इसकी छाल की दवाई बन गई, सब फलियों की इसकी सब्जी बन गई, इसकी लकड़ी में दीमक नहीं लगती, कीड़ा नहीं लगता, तो इसको लकड़ी को भी उपयोग करते हैं और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको इतनी विशेषता है, तो इसका शिकार भी, इसको काटते भी लोग ज्यादा है, इसलिए इस पर काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चींटियों की दुनिया, चींटियों की दुनिया से भी आपके क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि चींटियों पे ही विशेषतर दीमक, मधुमक्खी, ततैया भी इसी प्रकार काम करते हैं। तो सभी चींटियों का काम बटा होता है, बिल्कुल सही बात है, कुछ वर्कर होती हैं। रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटी क्या करती हैं? रानी चींटी तो अंडे देती हैं, सिपाही चींटियां क्या करेंगी? ये बिल का ध्यान रखती हैं। और मजदूर चींटियां होती हैं इसमें। मजदूर चींटियां क्या होती हैं? वो भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती हैं। अब इसके एक और ऑप्शन दे देता है, दीमक, मधुमक्खी व ततैया भी इसी तरह कार्य करते हैं, तो वो स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मधुमक्खी। मधुमक्खियां क्या किस बेस पे काम करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सीधे सीधे पूछ लेता है। मधुमक्खी जो है वो क्यों, किस किस समय अंडे देती है? तो वो अक्टूबर से दिसंबर के समय अंडे देती है। तो मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा हो गया? तो अक्टूबर से दिसंबर ही मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त क्या हो गया? समय हो गया। क्लियर बात? हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। केवल कुछ ही मेल मधुमक्खी होते हैं जो वर्कर का कार्य करते हैं। ये दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि इसमें है ना सिपाही, मजदूर, इस तरीके से चिटियां हैं, और जबकि इसमें यहाँ पे क्या है, जो मेल है वो क्या होते हैं? वर्कर का काम करते हैं। ठीक है? अब बात आती है आपके गोवा से केरल की। तो देखो बेटा, गोवा से केरल की है ना एक चैप्टर है, उसमें क्या है, हम चैप्टर वाइज भी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। तो गोवा में आपसे सीधे सीधे जगह बहुत पूछता है सीटेट में कि ये जगह कहाँ पर है। तो अगर आपसे मडगांव पूछा जाएगा तो वो गोवा है, और कोझिकोड जो है वो केरल में है। ये गोवा से के मडगांव से लेकर केरल के कोझिकोड तक रेल मार्ग से यात्रा कर हुई है। और उस रेल मार्ग में कितनी सुरंगें पड़ती हैं गोवा से केरल के बीच में? तो बेटा 92 सुरंगें पड़ती हैं और 2000 पुल पड़ते हैं। इसको एज इट इज याद रखना, ये एक ही पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि किस भाषा में हम किसको क्या बोलते हैं। तो देखो, हम किस भाषा में किसको क्या बोलते हैं। तो अब आपके पास ये है मलयालम भाषा। मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन होता है ना, जिसको हिंदी भाषा में मौसी वगैरह कहते हैं, तो माँ की बड़ी बहन को क्या बोलते हैं? वलियम्मा। नानी को क्या कहते हैं? अमुम्मा। चाचा या चाचा को क्या कहते हैं? चिटपन। और चाची को क्या कहते हैं? कुंजुम्मा। ये बस वर्ड्स हैं, ये आप एज इट इज याद कर लो, सीधे सीधे वन वर्ड में ही पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन। अब देना है आपसे पास गांधी धाम। देखो, अब आपसे वही वाले जो क्वेश्चन है ना, जो आपसे पूछेगा कि कौन सा जगह कहाँ पर है। तो गांधी धाम, गांधी धाम कहाँ पर है? कच्छ अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद बेटा गुजरात में पड़ता है। वलसाड़ भी कोई कहाँ पड़ेगा? गुजरात में पड़ेगा। और कोझिकोड कहाँ पड़ेगा? कोझिकोड केरल में पड़ता है। ठीक है? अब यहाँ पे गुजरात के खाने के बारे में विशेषताएं दी गई हैं। तो गुजरात में खाना किस तरीके से है? आप लोगों ने जेठालाल देखा होगा ना, वो ढोकला की अक्सर बात करता रहता है। तो वहीं गुजरात का वहीं से लिंक कर लेना कि गुजरात का खाना क्या होता है? ढोकला, चटनी, फाफड़ी, वो ऐसी बातें करता है ना जेठालाल, तो ढोकला, चटनी। और इसी तरीके से ये गुजरात का खाना आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा। ढोकला, चटनी, लेमन चावल, है ना, ये सारी डिश क्या कहाँ करी है? ये गुजरात की डिश है।
केरल में क्या होता है बेटा, ये ध्यान रखना, केरल कहाँ का शहर है, एक दक्षिण भारत का एक शहर है जो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। और वहीं अगर मैं बात करूँ केरल की, तो हमारा इंडिया का जो मैप है, इंडिया का मैप हमारा, यहाँ पे क्या होता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरल। ये जो केरल है हमारा, ये केरल जो है हमारा, ये केरल में क्या है, ये दक्षिण का एक शहर है, ठीक है। मतलब इसमें केरल में कोटेयम्मा क्या है, एक शहर है, जबकि केरल क्या है, एक दक्षिण का स्टेट है। तो कोटेयम्मा एक टाउन है, ठीक है। और मालाबार तट पर कौन सा पड़ता है, तो यही मालाबार तट आ जाता है। हमारे ये जो समुद्र के तट चल रहे हैं ना, ये मालाबार, कोरोमंडल, ये सारे तट हैं। तो ये जो कालीकट कहाँ पड़ता है, जहाँ पे पहली बार सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, वास्को ड गामा जहाँ उतरे थे। तो ये कालीकट कहाँ है, इसी मालाबार तट पर पड़ता है, ठीक है। क्योंकि स्टेट्स भी हमको याद करने हैं, उसका भी मैं एक अच्छा सा आपको रिप्रेजेंटेशन बताऊं तो आप कभी नहीं भूलोगे। कर्णम मलेशिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सबको पता है कर्णम मलेशिया से क्वेश्चन आता ही आता है। तो कर्णम मलेशिया में कितने पॉइंट हैं, हमारे पास 6 पॉइंट हैं जो कि हमें याद रखने ही रखने हैं। सबसे पहले कर्णम मलेशिया है कहाँ से, तो ये तेलंगाना से है, जो कि पहले आंध्र प्रदेश में था। तो आप इस हिसाब से आंसर लगा देंगे। कर्णम मलेशिया क्या है, तो ये वेट लिफ्टर है। इन्होंने कब से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, जब ये 12 वर्ष की थी तभी से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। कितना वेट उठाती हैं कर्णम मलेशिया, 130 kg का वेट उठाती हैं। इनके फादर क्या थे, इनके फादर पुलिस कांस्टेबल है। एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, आए हुए पॉइंट ही है। तो इनके फादर के बारे में पूछता था, कुछ जो नए बच्चे हैं उन्हें लगता था फादर का ऑक्यूपेशन कैसे पूछेगा, लेकिन उन्होंने सीटेट में फादर का भी ऑक्यूपेशन पूछा है। इसलिए आपको इस नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, और ये नोट्स इतने अच्छे से पढ़ लेने हैं कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही आपके 30 में से 30 मार्क्स लाएंगे, ठीक है। फादर कांस्टेबल थे इनकी। इनकी कितनी सिस्टर है, इनकी 4 सिस्टर हैं। वो भी क्या करती हैं, वो सब वेट लिफ्टिंग करती हैं। भारत के बाहर कितने मेडल जीते इन्होंने, भारत के बाहर उन्होंने 29 मेडल जीते हैं। तो ये आपके सामने 6.7 पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। फूल, आमतौर पे फूल इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है जितना ये कर्णम मलेशिया और जगह के बाद भी पूछता है, लेकिन फूल से है ना एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। क्योंकि फूल के बारे में क्या है, अलग अलग जो जगह हैं वहां से अलग अलग फूलों की विशेषताएं। तो देखो, कुछ सब्जी बनाने वाले फूल फूल हैं जो कि जिनकी सब्जी बनती है, जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले फूल के बारे में बात करें तो हमें ये वाला पॉइंट तो पता ही होना चाहिए कि फूलों की घाटी किसको कहते हैं, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहते हैं। कचनार के फूल कहाँ मिलते हैं, तो आप सभी यूपी के लोगों को पता होगा, कचनार के फूल यूपी में मिलते हैं जिसकी सब्जी बनती है। केले के फूल केरल में बहुत ज्यादा बहु उसमें मिलते हैं ये। सहजन के फूल महाराष्ट्र में मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये दो फूल फूल जो है, गुलदावरी और जीनिया, मैरीगोल्ड और जीनिया के फूलों से कपड़े रंगने का रंग बनता है। जो आप देखते हो ना, एक मान लो एक सिल्क आपने ले लिया जो सफेद कपड़े का है, तो उसको रंग अगर काला रंग करना है, लाल रंग करना है, तो उसको किस किस फूल के रंगों से किया जाता है, तो उसे गुलदावरी और जीनिया के फूलों के कपड़ों के से रंगे जाते हैं उनके कपड़े, ठीक है। अब बात आती है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग तो बेटा इतना इंपॉर्टेंट है कि सीटेट भी है ना इसको कभी इग्नोर कर ही नहीं रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग। मैंने बोला ना, जिसमें ज्यादा पॉइंट, उन सारे पॉइंटों के ऑटोमेटिक वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग की विशेषता क्या है, सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग की विशेषता ये आती है कि मधुबनी पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली, फूल आदि दिखाए जाते हैं। अब जो नए बच्चे तैयारी करते हैं वो सब चीज याद करते हैं, मानव, पेंटिंग, जानवर, पेड़। नहीं बेटा, आपको बस इतना याद रखना है, मधुबनी पेंटिंग में आकृतियां, यानी कि लोग जो मानव है, जानवर है, पेड़, पशु पक्षी हैं, इनकी छाप बनाई जाती है, इनकी आकृति बनाई जाती है, बस इतना। अब उसमें ऑप्शन में मेडल डाल देगा तो आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे भाई, पक्षी, पेड़, जानवरों की बनाई जा रही है तो कुछ भी आ सकता है उसकी जगह, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग जो है वो कहाँ किस किस नाम पे पड़ी हुई है, तो ये एक जिला है बिहार में, मधुबन नाम का, मधुबनी, वही जिला से ही ये मधुबनी पेंटिंग बन के निकल के आई है। तो ये पेंटिंग बनाई कहाँ जाती है, बेसिकली ये घरों की दीवारों पर चित्रकारी के रूप में बनाई जाती है। इस मधुबनी पेंटिंग में उपयोग क्या क्या करते हैं, तो चावल के आटक से ये चित्रकारी बनाई जाती है। इसमें चटक रंग का भी उपयोग किया जाता है, और फूलों की पत्तियों से रंग प्राप्त हल्दी आदि उससे ये सजाई जाती है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको सब याद हो गए होंगे और याद कर लेने हैं। यूपी, कन्नौज एक जिला है यूपी में जो इत्र के लिए मशहूर है, क्योंकि कन्नौज में इत्र बहुत मात्रा में बनता है। तो कन्नौज के यूपी की क्या विशेषता है, इत्र बनते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाकर जमीन में लीपने से क्या नहीं लगता है, तो कीड़े नहीं लगते हैं। नीम व कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है। इसलिए जितने भी हम वस्तु विद्यालय में इस्तेमाल करते हैं, जो लकड़ी के निर्माण से बनते हैं, उन सभी वस्तुओं की लकड़ी को हम कोशिश करते हैं कि नीम या कीकर की लकड़ी से ही वो बनाए जाए। अगेन बेटा, जो जगह है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा ये जगह, क्योंकि आपसे ये जगह है ना पूछता है,
पूछता है बेटा वो जगह, बार बार पूछता है कि आपसे कि अब हम ये गाजीगन, गाजीगन कहाँ वस्तु पड़ेगी बेटा? तो गाजीगन जो हमारी वस्तु पड़ती है वो बेटा कहाँ पड़ेगी? पाकिस्तान में पड़ेगी। हाँ, गाजीगंज वस्तु कहाँ पड़ेगी हमारी? ये पाकिस्तान में पड़ेगी। सोहन गांव कहाँ पड़ता है? तो सोहन गांव हरियाणा में पड़ेगा। नलमंडा आंध्र प्रदेश में, बाजार गांव महाराष्ट्र में, कफपरेड महाराष्ट्र में, मुक्तापुर आंध्र प्रदेश में, और यही पोचमपल्ली जिला है, जो पोचमपल्ली हम ईवीएस में चैप्टर एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। ठीक है। वेलवनिका गांव ये कर्नाटका में, हेलगुंडी ये भी कर्नाटक में, बंचा बच्चों की पंचायत भीमा सिंह, यहीं से बच्चों की भीमा सिंह जो है वो गीजू भाई बदेका का एक स्टार्ट हो जाता है। ये बच्चों की बहुत कविताएं और कहानियां लिखते हैं गीजू भाई बदेका। ये कहाँ से हैं? ये गुजरात के हैं। बच्चों के स्तर की मजेदार कहानियां व पत्र ये लिखते हैं। और इनके क्या है? ये भीमा सिंह क्या है? ये बच्चों की पंचायत इनका एक वो है। बात कर लेते हैं पंछियों की, क्योंकि पंछी से भी क्वेश्चन बहुत बन रहे होते हैं। तो पंछी से क्वेश्चन बहुत बन रहे होते हैं, तो पंछी से क्या क्वेश्चन बनेंगे? तो हम सबसे पहले है ना यही बात कर लेते हैं कि केवल अंडों को रखने हेतु प्रयोग करते हैं पंछी। केवल अंडों को रखने के लिए क्या करते हैं? जो घोंसले बनाए जाते हैं उनको प्रयोग में करते हैं। लेकिन इन अंडों को रखने के लिए केवल पंछी अगर घोंसला बनाते हैं तो इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। कोई कहीं देखा होगा आपने कि पत्थरों के बीच में घोंसला रख गया, कोई आपने कहीं देखा होगा कि पेड़ से लटके हुए हैं इनके जो घोंसले हैं। तो इनकी अलग अलग विशेषताएं, उन्हीं विशेषताओं पे आपको पूरा स्टेटमेंट देगा, नाम आपसे पूछेगा कि कौन सा पक्षी ऐसा करता है। तो सबसे पहले पंछी में कलचिट्टी हम पढ़ते हैं। तो बेटा कलचिट्टी इंडियन रॉबिन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और इसकी क्या विशेषता है? जो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाता है ना घास से, घास से ध्यान रखना, घास का मतलब घास ही नहीं आएगा उसमें, तिनके भी बोल सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो पत्थरों के बीच में जो घोंसला बनता है वो ध्यान रखना कलचिट्टी यानी कि इंडियन रॉबिन बनाता है। उसके ऊपर टहनियां, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, ये सब क्या कर देता है? ये बिछा देता है। ठीक है, ताकि कोई घोंसला दिखे ना। कोहा कहाँ बनाता है? तो बेटा ध्यान रखना कोहा है ना घोंसले में लोहे के तार से बनाता है, और लकड़ी की शाखा भी लगा देता है। ये मजबूत घोंसला बनाता है एकदम। कोयल बहुत चालू होती है। कोयल क्या करती है? कौवे के घोंसले में अंडा दे देती है। वो बनाती ही नहीं है, कौवे का मजबूत घोंसला देखकर चुनाव किया, मजबूत घोंसला किसका? कौवा का, और वही अंडे कोयल ने दे दिए। फाख्ता, फाख्ता बेटा कैक्टस, देखो जैसे फाख्ता का नाम है ना एकदम चुपता हुआ सा, ऐसे कैक्टस ध्यान आ जाना चाहिए। कैक्टस के कांटों से बीच में मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है फाख्ता। ठीक है। गौरैया क्या है बेटा? आपने अक्सर अपने घरों में घोंसले बने हुए देखेंगे ना, वही गौरैया ही बनाती है। कहीं भी से जगह देखती है, अलमारी, छत, आईने के पीछे, और तो और जहाँ चीजें कोई छुपा देता होगा ना, जहाँ चीजें कम आती होंगी, वहीं ये गौरैया घोंसला बना देती है, कहीं भी बना देती है। और कबूतर भी इसी तरीके से घोंसला बनाते हैं। आपने देखा होगा कबूतर भी कहीं भी घोंसला बना देते हैं। आपके घरों में जितने भी होते हैं ना वो गौरैया और कबूतर ही बनाते हैं। ठीक है। बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे रखती है। ध्यान रखना बेटा, गौरी, गौरी से ध्यान रख लेना, इसमें शक्ति है। और शक्ति क्या करेगी? ये पेड़ के में छेद ही कर देगी, ताकि कोई आ ही ना पाए, वहां कोई जाना आना जाना वे ही ना हो। तो पेड़ के छेद उसमें घोंसला कर दे, छेद कर देगी, और वहां क्या करेगी? वहां ये अंडे दे देती है। घोंसला नहीं बनाने देती, सिर्फ छेद करके अब ऑटोमेटिक उसका बढ़िया घर बन जाता है, घोंसला बन जाता है। दार्जिलिंग चिड़िया क्या करती है? ये पत्तों को सी कर क्या करती है? पत्तों को बिल्कुल प्रॉपर सीधी है, बारिश वारिश ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, बिल्कुल पत्तों को दार्जिलिंग है ना एकदम हाई फाई नाम, तो ये हाई फाई काम करती है। पत्तों को सी कर अंडे देने हेतु पात्र तैयार करती है, और फिर वो एकदम उसका बना देती है, जैसे घर बना गया हो सी देती है एकदम से, और फिर उसमें वो दार्जिलिंग एकदम कर देती है, अंडे दे देती है। शक्करखोरा, ये पेड़ झाड़ियों पर लटकता घोंसला। आपने देखा होगा शक्करखोरा, खोरा का मतलब ये होता है एक तरीके से लटका हुआ, है ना। तो शक्करखोरा का आप जैसे ही आप पढ़ोगे कि लटकता हुआ घोंसला जहां भी दिखेगा आपको, तो लटकता हुआ घोंसले का ही क्या मतलब हो जाएगा बेटा? लटकते हुए घोंसले का ही मतलब हो जाएगा कि वो क्या कर रही है? वो आपके शक्करखोरा है। ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। वीवर पक्षी, ये लास्ट पक्षी है वीवर। तो वीवर पक्षी क्या है? ये नर वीवर अपने घोंसले बनाते हैं। मादा नर जो होती हैं, मादा नर वीवर पक्षी, ये अंडे देते हैं सही घोंसले का चुनाव कर कर। पहले सही घोंसला चुनाव करेंगे कि कौन से नर वीवर ने सही घोंसला बनाया है, उसके बाद ये मादा नर वीवर पक्षी उसमें घोंसला अंडे दे देती है। ठीक है। अब बात करते हैं गाय बेटा। गाय, बिल्ली, सांप, गिलहरी, इनके है ना दांतों की विशेषताएं, इसी इन्हीं दांतों की विशेषता के ऊपर आपको स्टेटमेंट देगा, और आपसे आप पूछेगा कि कौन सा ये
जानवर की विशेषता है। तो आगे के दांत छोटे नुकीले होते हैं, और जब भी ये ध्यान रखना है, जब दांत छोटे और नुकीले होते हैं ना, ये काटने के लिए काम आते हैं, ठीक है, काटने के लिए। और दांत जब चपटे हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे, तो वो हमेशा चबाने के काम आते हैं। जैसे हमारे भी दांत होते हैं, है ना, हमारे भी आगे के दांत काटने के, हम देखते हैं ना कोई भी चीज हम पाउच वगैरह फाड़ देते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, आगे के दांत नुकीले होते हैं। तो गाय के भी आगे के दांत क्या है, काटने के लिए है, पीछे के दांत चपटे होते हैं तो वो चबाने के लिए है। बिल्ली कुत्ते के भी है ना नुकीले दांत होते हैं, तभी तो ये मांस खाते हैं, बिल्ली कुत्ता है तो ये मांस फाड़ने के काम आते हैं इनके नुकीले दांत। सांप के भी दांत नुकीले होते हैं, लेकिन ये परंतु चबाता नहीं है, ये किसी भी वस्तु को निगलता है, खाता है। अजगर देखा होगा ना, पहले से निगल जाता है फिर खा जाता है। और छोटे सांप भी क्या होते हैं, वो भी खाते ही हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह को वो निगलते हैं, ना कि उन्हें चबाते हैं। गिलहरी, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे बार बार पूछता है बेटा कि किसके दांत क्या होता है, हमेशा बढ़े रहते हैं। तो बेटा किसके दांत हैं हमेशा जो बढ़े रहते हैं, वो गिलहरी है ऐसी, जो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, है ना, ये ध्यान रखना आप। देन फिर उसके बाद है पोचमपल्ली जिला। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, पोचमपल्ली जिला क्यों, क्योंकि ये तो आपकी एनसीईआरटी में बहुत विस्तार से दे रखा है। मुक्तापुर गांव है ये पोचमपल्ली जिला में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये राज्य में। जिले में अधिकतर बुनकर परिवार रहते हैं, इसलिए ये पोचमपल्ली फेमस हुआ है। खिलौने व इत्र भी इसमें बनाए जाते हैं। चटाई बुनना मुख्य कार्य है इसका। क्या बुनकर परिवार रहते हैं ना, तो कौन सा, जितनी भी आप चटाई देख रहे हैं ये कहाँ से आती हैं, आप तो अलग अलग जगह से आने लगी हैं, बट पोचमपल्ली जिले से ही ये मुक्तारपुर जो गांव है वहां पर बुनकर परिवार रहता था, और रहते हैं, वो बुनकर परिवार ही की चटाई आपकी बनाते थे। बहुत मात्रा में पूरे भारत में ही पोचमपल्ली से ही चटाइयाँ आती थी पहले तो। बुनाई को ही पोचमपल्ली बोला जाता है, ठीक है, जो जो बताया हमने अभी, जो बुनाई प्रोसेस है उसी को पोचमपल्ली बोलते हैं। अब ये कुछ जगह है, ये आप याद कर सकते हो कि मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग आप याद रखोगे, असम और रेशम, कश्मीरी कढ़ाई, कुल्लू शॉल, ये सब ये ध्यान रखना। कुल्लू शॉल जो है वो कुल्लू की फेमस है, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई, ये आप सब लोग ध्यान रखना है ना। चींटी, बेटा चींटी कैसे चलती है, चींटी सूंघ कर एक दूसरे को, आपने देखा होगा ना, एक पंक्ति में चलती है, एक लाइन में चलती है, तो वो एक दूसरे के पीछे चलती है। कैसे, सूंघ कर, एक दूसरे की गंध को सूंघ कर चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती हैं। मच्छर, मच्छर क्या करता है बेटा, आमतौर पे आपने देखा होगा पैरों में मच्छर ज्यादा लगते हैं, तो मच्छर की विशेषता ही ये है, मच्छर पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढते हैं। किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर, पशु पक्षी को मच्छर क्या करते हैं, उसके पैरों की गंध से और शरीर की गर्मी से उसे ढूंढ लेते हैं। इसलिए आमतौर पर तलवे वगैरह पे आप लोग के क्या होता है, मच्छर ज्यादा अधिक लगते हैं। सांप, भारी कान नहीं होते हैं सांप के, जमीनी कंपन से महसूस करते हैं। ये देख लो ना, अगर आपको तो ना कि कुछ बोलोगे तो सांप सुन के भाग जाएगा, नहीं, सांप के भारी कान ही नहीं होते। सांप है ना जमीनी कंपन, अगर आप चलोगे तो चप्पल आवाज करेंगे, या कुछ भी आपके शूज आवाज करेंगे, या आपके पैर की कदम आवाज करेंगे, तो उसके कंपन से आपको क्या करेगा, ये सांप पहचान लेगा, फिर सांप भाग जाता है। रेशम का कीड़ा, रेशम के कीड़े की क्या विशेषता है बेटा, कि कई किलोमीटर दूर से भी गंध से फीमेल कीड़े को ढूंढ लेता है। रेशम कीड़े की ये विशेषता है, कई किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर की दूर भी होती है ना फीमेल कीड़ा, तो भी ये रेशम का कीड़ा उसे ढूंढ लेता है, ठीक है। अब बात आती है टाइगर की। बेटा ये टाइगर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों टाइगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइगर की विशेषताएं बहुत बहुत कुछ हैं, और टाइगर से विशेषताएं से मिलती हुई चीजें कुछ चील की भी हैं। तो टाइगर क्या करता है, टाइगर अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है, समझ लो, 6 गुना अधिक देख सकता है टाइगर। हवा के कंपन से मूंछों द्वारा भाप लेता है। इसकी जो मूंछ होती है ना टाइगर के फेस पर, ये हवा के कंपन को इस मूंछों से महसूस कर लेता है कि शिकारी कहाँ पर है, कैसे है, ठीक है। और टाइगर का क्या कर सकता है, टाइगर का जो घुर्राना है ना, वो 3 किलोमीटर तक सुनाया जा सकता है। अगर टाइगर का घुर्राएगा तो 3 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। टाइगर का सुनना भी तेज है, इतना तेज है टाइगर का सुनना कि ये पत्ती के फड़फड़ाने, जो हवा चलती है ना, पत्तियां चलती हैं, और एक आवाज पत्ती के हवा चलने पे आती है। एक आवाज, हम जब जानवर कोई भी चलता है जंगल में, तो उसकी पत्तियां दबती हैं तो उसकी आवाज आती है। तो हवा से पत्तियों की आवाज का अंतर ये जानवर की पत्तियों की आवाज में कर लेता है, और इसी वजह से ये जब आवाज से देख लेता है, तो ये कई बार शिकारी को अपने इसी सेंस की वजह से शिकारी को दावत लेता है, ठीक है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जानवर। हर चीज को सफेद व काले रंग में देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सतरंगी बन के चले जाओ तो आपको जानवर के हर कलर दिख जाएंगे, नहीं, जानवर को सिर्फ सफेद व काले रंग ही दिखाई देते हैं। क्लियर बात।
स्लॉथ, स्लॉथ जो है ना बेटा, ये मेरा बिल्कुल फेवरेट जानवर है। क्यों फेवरेट जानवर है? मेरा नहीं, बहुत लोगों का। क्योंकि ये भालू जैसा तो चलो एक जीव है, बिल्कुल भालू जैसा दिखता है ये। साथ में ना ये पेड़ पर उल्टा उल्टा लटका रहता है, जैसे पेड़ की टहनी है उसके ऊपर जाके ऐसे लटक जाता है। और ये सोता रहता है। ये दिन में है ना 17 घंटे के आसपास सोता है। 17 घंटे ये सोता रहता है। उसी पेड़ के पत्ते खा लेता है, जिस पेड़ पर सोता है ना उसी पेड़, इतना आलसी होता है, सिर्फ उसी पेड़ पर क्या करता है, सारे पेड़ पत्ते खा जाता है। पत्तियां जब पूरी खत्म हो जाती हैं उस पेड़ की, तब ये दूसरे पेड़ पर चले जाता है। इसका समय जो है ना, ये लगभग लगभग 40 वर्ष के आसपास जीता है। तो लगभग 40 वर्षों में ये क्या करता है, 8 पेड़ों पर घूम पाता है। आप देखोगे ना, तो स्लॉथ कहीं देखोगे तो स्लॉथ है ना लगातार 8 पेड़ है ना बिल्कुल गायब कर देता है, पत्तियां वगैरह गायब कर देता है, अगर वो अंतिम वो होगा उसके आसपास के पेड़ों पे। क्यों होता है? क्योंकि स्लॉथ क्या करता है ना, 5 साल में ना एक पेड़ को बिल्कुल खा जाता है, बिल्कुल खत्म कर देता है पत्तियों के साथ। और जब पत्तियां खत्म हो जाती हैं तो बायोलॉजिकल आपको पता होगा कि वो पेड़ की आयु खत्म हो जाती है। हफ्ते में एक बार जमीन पर आता है, पूरे हफ्ते में एक बार। और इतना आलसी होता है ये कि हफ्ते में एक बार जमीन पर आता है, वो भी अपनी फ्रेश व्रेश होने आता है बस, फिर पेड़ पे चला जाता है। और एक पेड़ पर 5 साल रहता है ये। ठीक है बेटा, कुछ नेशनल पार्क हमें पढ़ने पड़ेंगे, वो भी बहुत, 2-3 ही, ज़्यादा नहीं। क्योंकि नेशनल पार्क है ना जहाँ पे पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं, तो जिन नेशनल पार्क हमारे क्या कर दिए, शिकार करना मना कर दिया, लकड़ी काटना मना कर दिया, तो वो हमें पता होने चाहिए। तो बेटा एक बहुत फेमस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये नैनीताल जिले में उत्तराखंड में पड़ता है। तो आपको सिर्फ उत्तराखंड याद करना है, राज्य याद कर लेंगे आप लोग। ये घाना नेशनल पार्क है। तो घाना नेशनल पार्क का है, ये भरतपुर जिले में पड़ता है, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पे पूरी तरीके से शिकार करना मना है। ठीक है, पूरी तरीके से। सपेरों की एक जाति होती है बेटा, कालबेलिया, इसे आप याद रखेंगे, बस 1 वर्ड का आंसर है। नागगुफन रंगोली सौराष्ट्र, गुजरात व दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। ये एक रंगोली है जिसका नाम है नागगुफन, तो आप याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। नागगुफन तो एक रंगोली है जो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में यूज की जाती है। जबकि कालबेलिया क्या है? कालबेलिया एक सपेरों की जाति है। ठीक है। भारत में पाए जाने वाले सभी सांपों में 4 प्रकार के ही जहरीले होते हैं। आप लोगों ने आमतौर पर सुना होगा कि भारत में सांप सभी जहरीले हैं, डर जाते हैं आप लोग। तो सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं, सिर्फ 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला नाग। दूसरा, नाग जानते हो ना? नाग बेटा वही होता है जैसे एकदम से दिखा देते हैं पिक्चर फोटोज शिव शंकर के पीछे, है ना, उसी को नाग। ठीक है। नाग, कुरैत, दुबैया, अफाई। ठीक है, ये 4 ही हैं बस, तो इनके चारों के आप नाम याद रखेंगे। सांप के 2 दांत हैं, इन्हीं के द्वारा जहर शरीर में जाता है, इन्हीं के द्वारा सांप शरीर में जहर छोड़ देता है। सांप के जहर के असर को कम करने हेतु सीरम दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनती है। ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सांप के जहर को कम करने के लिए सीरम दवा दी जाती है, जो सांप के ही जहर से बनती है। ठीक है। नेपेथिन्स पौधा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मेरा मानना है कि ये इस बार के पेपर में आ ही रहा है। नेपेथिन्स पौधे की विशेषता क्या है? देखो ध्यान रखना, कुछ बच्चे पता नहीं कहाँ में कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। नेपेथिन्स पौधा को भी क्या कर देते हैं, राजस्थान में लगाया जाते हैं, जबकि राजस्थान में नेपेथिन्स पौधा नहीं था। ठीक है। नेपेथिन्स पौधा तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या भारत के मेघालय राज्य में है, सिर्फ भारत के केवल राज्य में, मेघालय राज्य में। ब्लैंक तो ये बाहर का पौधा है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। इसको ये ना इंग्लिश में पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, घड़ा पौधा, घड़ा पौधा भी इसी को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी शेप है ना घड़े जैसी होती है। ये क्या करता है, स्पेशल स्मेल छोड़ता है, स्पेशल स्मेल छोड़ता है, जिससे कीड़े, इंसेक्ट क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव जानवर भी, यहाँ तक कि मेढक और चूहे भी आकर्षित हो जाते हैं। और जब चूहे की इस स्मेल को सूंघ कर, मेढक उस कीड़े मकोड़े छोटे को स्मेल को सूंघ कर आकर्षित होकर उस पिक्चर प्लांट में आते हैं, घड़ा पौधा क्या करता है, उसको बंद कर लेता है। अब क्या हुआ, छोटे जीव जानवर क्या हो गए, इस कीड़े मकोड़े सभी क्या हो गए, इसमें बंद हो जाते हैं, और धीरे धीरे ये इनको मार देता है और यहाँ से न्यूट्रिशंस ले लेता है। इसको क्लेवर प्लांट भी इसी वजह से कहते हैं। तो देखो, प्लांट्स में है ना भरोसा मत करना, प्लांट्स ऐसे भी होते हैं। ठीक है। अब आती है आपकी विल को। ये क्या है, स्विट्जरलैंड के जॉर्ज मेस्टल द्वारा निर्मित है, 1948 में बनाई गई थी। कपड़ों, जूतों, बैग आदि में प्रयोग किया जाता है। ये जानते हो ना, जैसे जैसे शूज होते हैं छोटे बच्चों के, उसको चिपका देते हैं। बैग की होती हैं जो खुल जाती हैं और फिर उन्हें चिपका देते हैं, उसी को ये वेलक्रो बोलते हैं। ठीक है। तो ये 1948 में बनाया गया था जॉर्ज मेस्टोल द्वारा, स्विट्जरलैंड के ये जॉर्ज मेस्टोल है। बीनों पर बने हुक्स, हुक्स को कपड़ों पर लगाने के कारण निकाला जाता है ये। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, बीनों, बीजों पर बुने हैं हुक्स। ठीक है, बीजों से बनती है ये।
हरी मिर्च। तो पुर्तगाल, देखो ये सब्जियां हैं कुछ जो है ना भारत में पहले नहीं थी, इनको है ना जो विदेशी आए वो धीरे धीरे भारत में इन सब्जियों को लेकर आए। जैसे कि सपोज करो हरी मिर्च, हरी मिर्च कहाँ से लाए? ये पुर्तगाली के व्यापारी लाए थे। और पुर्तगाली कहाँ से लाए थे? पुर्तगाल से नहीं, दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी दो लाइन जुड़ जाती है। हरी मिर्च को पुर्तगाली लाए थे, लेकिन पुर्तगाल से नहीं, दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक है। सेकंड पॉइंट, कॉफी और भिंडी ये अफ्रीका से लाई गई थी। बंद गोभी मटर यूरोप से लाया गया था। और सोयाबीन चीन से लाई गई थी। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है ना। सोयाबीन चीन से, ध्यान रखना, सोयाबीन आजकल बहुत फायदेमंद है, पहले भी है, प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। अलबुर्नी, अलबुर्नी है ना, ये एक विदेशी यात्री था जो 1000 वर्ष पूर्व आया था। और कहाँ से आया था? ये उज्बेकिस्तान से भारत आया था। 1973 को इसको 1000 वर्ष हो चुकी हैं। तो अब आज की डेट में इसे 1000 वर्ष से अधिक हो चुकी हैं। उज्बेकिस्तान से। आपको विदेशी प्लस उसका स्थान कहाँ से वो आया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद ही रखना है। और घड़सीसर तालाब कहाँ पर है? ये जैसलमेर के घड़सी एक ने बनवाया था। राजा, एक घड़सी थे राजा, उन्हीं के नाम पे एक घड़सीसर तालाब है जो कि जैसलमेर में पड़ता है। मृत सागर, मृत सागर के बारे में तो बेटा आप लोगों ने बहुत सुना होगा। और मृत सागर कहाँ है? ये दुनिया का सबसे क्या है? नमकीन सागर है। नमकीन मतलब इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा है। 1 लीटर में लगभग लगभग 300 ग्राम। आप सोचो 1 लीटर में कितना ग्राम होता है? 1 लीटर में अगर हम 910 ml लेके चलते हैं और उसमें लगभग लगभग किराए ग्राम की अगर हम यूनिट को कंसिडर करें तो उसमें 300 ग्राम क्या हो जाएगा? नमक हो। तो भैया ये तो बहुत ज्यादा मृत सागर की डेंसिटी को क्या करेगा? उसमें बहुत अधिक कर देगा। क्योंकि जितनी ज्यादा कोई भी चीज सॉल्युबल की जाती है किसी लिक्विड में तो बेटा उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। और डेंसिटी बढ़ जाएगी इसका मतलब वो किसी वस्तु को आसानी से डूबने देगा ही नहीं, उसमें कोई डूबता ही नहीं है। इसलिए मृत सागर में आसानी से कोई चीज डूबती ही नहीं है, डेंसिटी अधिक हो जाती है। सिनकोना, ये पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। सिनकोना क्या है? ये मलेरिया की दवाई है जो पेड़ की छाल से बनाई जाती है, ये ध्यान रखना। अनीमिया क्या है? ये हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। और इसके उपाय क्या है? गुड़, आंवला, चना, हरी पत्तेदारी सब्जी खाएंगे तो अनीमिया दूर हो जाएगा। तो देखो बीमारी है ना, ये अनीमिया क्यों पढ़ाई जा रही है, सिनोगोना क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि देखो आप जब स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को इन बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो आपको ये ना इनके इतने बेसिक गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी ये हर जगह मिल जाती है। तो उसको बीमारी से आप लोग शिक्षक होने के बाद इन बीमारियों को कभी होने ही नहीं देंगे, ठीक है, दूर कर देंगे। रोनाल्डो रोज, ये भारतीय मूल के थे रोनाल्डो रोज, जिन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। उससे पहले हमें पता ही नहीं था कि मलेरिया मच्छर कर देता है, बीमारी लगती थी, बुखार लगता था। लेकिन रोनाल्डो रोज ने भारतीय मूल के हैं जिन्होंने बताया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। मिजोरम, मिजोरम की भाषा, आप कई बार आपसे भाषा पूछेगा तो मिजोरम की भाषा क्या है बेटा? मीजो है। रैपलिंग क्या है? ये पहाड़ से उतरने को रैपलिंग बोलते हैं। हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चंस आने ही हैं। तो हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। और पूरी वर्ल्ड की, संसार की 5th महिला है ये, भारत की है ये पहली महिला, ध्यान रखना, भारत की पहली महिला। और पूरे वर्ल्ड की ये 5वें नंबर की महिला थी बछेंद्री पाल, जो हिमालय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। माउंट एवरेस्ट क्या है? ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। गढ़वाल के नाकुटी गांव में ये रहने वाली है। 23 मई 1984, 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर ये चढ़ गई थी। लगभग लगभग इसकी ऊंचाई जो है वो 8000, लगभग लगभग 8900 मीटर है। जबकि इसकी ऊंचाई बताते हैं कि लगभग लगभग लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसकी प्लेट जो है उसके साइज को इंक्रीज कर रही है, वो एक दूसरे की तरफ आज भी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है, तो इसकी हाइट बढ़ रही है। तो रिसेंटली जो चीन ने इसकी और नेपाल ने, चीन और नेपाल ने इसकी मिलकर रिसेंटली जो इसकी हाइट का अनुमान लगाया है वो 8850 मीटर का अनुमान लगाया है। माउंट एवरेस्ट की नेपाल, लेकिन आपको एनसीईआरटी में के हिसाब से ही ऊंचाई पर टिक लगाना है। माउंट एवरेस्ट की नेपाल में नाम जो है, माउंट एवरेस्ट तो हम बोलते हैं लेकिन नेपाल में माउंट एवरेस्ट पहाड़ को क्या बोलते हैं? तो उसे सागर मथ बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं गोलकोंडा का। तो गोलकोंडा का जो किला है ना वो 1518 से लेकर 1687 तक ये कुतुबी सुल्तानों ने राज किया इस पर, कुतुब शाही सुल्तान था, उन्होंने राज किया इस पर, गोलकोंडा पे, ठीक है, ये बस ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट। आपने देखा होगा गोलकोंडा का किले के बारे में, आपकी जो तानाजी मूवी आई थी उसके बारे में भी जिक्र हुआ है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा था। मुंबई से दिल्ली कितनी दूरी है? तो ये ध्यान रखना, एक वन वर्ड, 1400 किलोमीटर की दूरी मुंबई से दिल्ली की है। अब बात करते थे लद्दाख लेह में।
तो पहली निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। इसे घर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली और जो निचली पहली मंजिल होगी ना, तो निचली मंजिल ही हो जाएगी। पहली या निचली मंजिल कुछ भी आए उस पर खिड़की ही नहीं होती। तो ये विशेषता बहुत पूछा जाता है, लेह लद्दाख का बहुत बार पूछा जाता है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किए जाते हैं, और मोटे तने क्या करते हैं, कट कट काट के उनको बिल्कुल मोटे तनों को जोड़ देते हैं और छत बच जाती है। और नीचे के वो क्या करते हैं, कोई भी विंडो देते ही नहीं है। पश्मीना शॉल, अगेन जैसे 4-5 पॉइंट आगे इंपॉर्टेंट, आप लोग खुद ही गैस कर लोगे कौन सा इंपॉर्टेंट है। पश्मीना शॉल जो है ना, वो 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। एक पहाड़ी बकरी की खास नस्ल के बालों से बनती है, जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई तक रह सकती है। ये माउंटेन जो एरिया है ना, माउंट एवरेस्ट वाला, ये जितनी भी रेंज है हिमालयन रेंज, इसी की 5,000 मीटर ऊंचाई पे चले जाओगे ना, आप कभी जाके देखना, तो आपको ये भीड़ मिल जाती है आपको, बकरियां बकरी, ठीक है। तो ये इस पर क्या होगी, इसकी जो ऊन होती है ना, अब सोचो जो बहुत कोल्ड में रह रही है, उसकी क्या होगी, बकरी की ऊन बहुत ही मोटी, बहुत ही गर्मी वाली होगी। तो ये मोटी तो नहीं होती है, लेकिन गर्मी बहुत होती है इसमें, क्योंकि जब 5,000 पे जाके टेम्परेचर -3 -2 डिग्री ऐसे ऐसे पहुंच जाता है गर्मियों के टाइम पे, और जब ठंडों के टाइम पे तो और कम हो जाता है, -10 -15। तो उसकी सॉल की ऊन क्या होती है, बहुत ही गर्माहट हो जाती है। एक शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं, इसलिए बहुत महंगी होती है ये पश्मीना शॉल। बकरी का 8 बाल हमारे 1 बाल के बराबर होता है, समझ रहे हो, बकरी का 8 बाल इतना इतना बारीक होता है कि उसके 8 बाल बनेंगे ना, तब हमारा एक छोटा सा बाल, इतनी थिकनेस बनेगी हमारे 1 बाल के, तो बहुत ही पतली हो जाती है। और इतनी पतली अगर गर्मी ज्यादा मिलेगी तो कितनी महंगी शॉल, कितनी बढ़िया शॉल हो जाएगी, ठीक है। जमीन उपजाऊ, अब देखो कुछ जमीन उपजाऊ के बारे में हमें पता होना चाहिए। जड़ों से, पत्तों से, शाखा सड़ने से, केंचुए से क्या कर सकते हैं हम, जमीन उपजाऊ बना सकते हैं। किन किन से, जड़ों से, पत्तों से, शाखा सड़ने से, इनसे क्या होती है, जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए जमीन में छेद बनाते रहते हैं, जिससे जमीन क्या हो जाती है, पोली हो जाती है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, इसका बैलेंस बना रहता है। झूम खेती, ये क्या होता है बेटा, झूम खेती में है ना, हम किसी खेती को करने के बाद उस स्थान को खाली छोड़ देते हैं। चराव, ये चराव क्या है, ये नृत्य मिजोरम में होता है, जो फसल काटने के बाद इस नृत्य को मिजोरम के लोग करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल आप सभी लोग जानते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में जन्म लिया था इन्होंने 1882 में। ये मटर के पौधों में अनुवांशिकता, हेरिडिटी की खोज की थी, ठीक है। और इसकी बात हम और भी डिटेल में कर लेंगे, ये पर्याप्त है आपके लिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो एक क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा सीबीएसई। स्कूल जाने हेतु अलग अलग राज्यों में प्रयोग किए जाने वाले माध्यम, और हमें पता भी होना चाहिए कि किसी, मान लो किसी जगह पे हमें नियुक्ति मिलती है शिक्षक को, और उस शिक्षक को अलग अलग क्या होते हैं, बैरियर मिलते हैं, रुकावट मिलती है कि बच्चा आ नहीं पा रहा है, तो उस शिक्षक को खुद ही माध्यम देना है कि ये बच्चा इस तरीके से आ सकता है। तो आइए, असम में क्या होता है, बहुत बारिश होती है, तो बारिश होती है तो पानी हो जाएगा, तो पानी से ऊंचाई पर बच्चा ही आ सकता है, डूब के तो नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, वहां पे बांस से बने हुए पुल के पे या रस्सी से बने हुए पुल पर बच्चा क्या करता है, बच्चा स्कूल आता है। लद्दाख में क्या होता है, यहाँ पे चौड़ी घाटियां होती हैं, गहरी नदी खाई के पार करने होते हैं। चौड़ी घाटी मतलब बहुत लंबी नदी का पानी बह रहा है, तो उसमें कैसे होंगे, तो उसमें है ना, लद्दाख में ट्रॉली लगा दी गई है, तो बच्चा क्या करता है, ट्रॉली से बैठ के जाता है, ट्रॉली से बैठ के स्कूल से घर वापस आता है। देखो, सीमेंट के पुल, मतलब आपको पता है कि सीमेंट के पुल तो वहां बन जाएगा जहां सामान्य मैदानी क्षेत्र होंगे। वल्लम, वल्लम की बात हमने करी थी ना, लकड़ी की बनी वो छोटी नाव होती है, तो केरल के में बच्चे क्या करते हैं, वल्लम में ही स्कूल विद्यालय आते हैं। राजस्थान में बच्चे कैसे जाते हैं, ऊंट गाड़ी है ना, ऊंट, राजस्थान का सिंबल भी क्या है, ऊंट है, तो ऊंट क्या होगा उसका, ऊंट गाड़ी से राजस्थान में आएंगे। मैदानी क्षेत्रों में बैलगाड़ी, सीमेंट के पुल। दूर दराज के स्कूल वाले क्षेत्र में कैसे जाते हैं बच्चे, साइकिल से जाते हैं, है ना। और पहाड़ियां पे कैसे उतरते हैं बच्चे, तो बर्फ पर ये क्या होता है, एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, ताकि कि आपका क्या हो जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाए, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो आप फिसलेंगे नहीं। जंगलों के रास्ते से, तो आपको पता है कि वो क्या करेंगे, उनके मैदानी इलाकों की तरह से ही आ जाएंगे। ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते, तो ये उत्तराखंड में। अब बात कर लेते हैं ये पंछी की विशेषता किसकी है। एक पंछी की आंख उसके सिर पर होती है, मतलब पंछी की विशेषता की बात करें तो उसकी आंख की कहाँ है, उसके सिर पर है। उसके कान पंखों के नीचे छुपे होते हैं, जो पंख होते हैं ना उसके नीचे उसके कान होते हैं, जिससे वह सुनता है, ठीक है। लिजार्ड, छिपकली को भी यही विशेषता है, तो छिपकली की भी विशेषता भी यही हो जाएंगी पंछी की, ठीक है। मगरमच्छ की भी आंखें ऐसी ही होती हैं, छिपी हुई होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जानवर। शरीर पर बने पैटर्न, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजन है। शरीर पर बने पैटर्न किसके कारण होते हैं,
आप लोग देखेंगे तो गूगल करेंगे, यूट्यूब देखेंगे तो सब पे क्या आएगा, शरीर पर बने पैटर्न हमारे जलवायु परिवर्तन के कारण होते हैं। बट वो एक क्वेश्चन बहुत ऊपर लेवल जाके डिस्कस हो रहा है कि अगर किसी जानवर का जलवायु परिवर्तन बदलेगा तो उसका क्या होगा, उसके शरीर पर जो जैसे मान लो चीता है, चितकबरी है, उसके पैटर्न है काला पीला, तो वो पैटर्न बदल जाएगा। अगर कोई मान लो गर्मी वाला जानवर धीरे धीरे करके ठंडों में जलवायु परिवर्तन होता रहेगा तो उसका पैटर्न बदल जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे है। हम किससे डील कर रहे हैं, हम पर्यावरण के 1 से लेकर 5th क्लास के बच्चों में डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां पे एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है कि शरीर पर जो बने हुए पैटर्न होते हैं वो उसके बालों के कारण ही होते हैं। जैसे बाल होंगे वैसे होंगे, जैसे काला बाल फिर पीला बाल, काला बाल पीला बाल, तो क्या हुआ, पैटर्न बन जाएगा। ठीक है। और सीटेट ने इसकी इसकी उत्तर कुंजी पे जब जारी होती है तो बालों के कारण को ही कंसिडर करती है। 2016 में इसने करके दिखाया था ये वाला पॉइंट। और आपको बिना बालों के कोई भी पैटर्न नहीं होता है, और ऐसी लाइन आपकी पर्यावरण की पुस्तक में भी लिखी हुई है। 1 से 5, जिन जानवरों के कान व बाल शरीर पर होते हैं वो जन्म देते हैं। ये 1 वर्ड वाला है। जिनके, देखो आप अपने आप को ही समझ लेना, एक तरीके से इंसान को ही समझ लेना, ह्यूमन को। इनके जानवरों के कान और बाल क्या होते हैं, शरीर पर होते हैं, कान भी क्या है, बाहर है। ठीक है। तो कान बाहर है तो ये क्या करेंगे, ये जन्म देते हैं, ये नया बॉर्न बेबी देते हैं। जबकि जिनके क्या होंगे, कान ही नहीं दिखेंगे, वो छिपे हुए होंगे, उनके बाहर नहीं होते उनके कान, वो क्या करेंगे, वो अंडे देंगे। अब भाषा की बात कर लेते हैं। मलयालम केरल की भाषा है। कोंकणी कर्नाटक महाराष्ट्र गोवा केरल के कुछ भाग में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र गोवा दमनदीप दादरा एवं नागर हवेली की। गुजराती गुजरात में, और कन्नड़ कर्नाटक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु महाराष्ट्र में। ट्रेन टिकट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन की टिकट में क्या क्या डिटेल दे रखी होती है, ऐसे क्वेश्चन आएगा और आप में एक डिटेल उसमें ऐसी लिख देगा जो इनमें से नहीं होगी, वही आपको टिक कर देनी है। तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो ट्रेन टिकट क्या है, ट्रेन का नंबर होता है उस पर। यात्रा शुरू होने की डेट व समय होता है, एंड की नहीं होती क्योंकि उसे नहीं पता कि ट्रेन बीच में कितनी रुक जाए, तो शुरू की डेट होती है। बर्थ व कोच नंबर होता है, किस डिब्बे में बैठना है, ये सब होता है उसमें डिटेल। कॉस्ट किराया होती है, उस पर कितना टिकट का किराया है। डिस्टेंस कितनी है उन दो शहरों के बीच की, वो भी लिखी हुई होती है। इसके अलावा नहीं कुछ होता है। पेड़ की बात कर लेते हैं। बरगद लटके हुए ब्रांचेस एक्चुअली उसकी जड़ें होती है ना, जो आपने देखी होंगी शाखाएं लगती हैं बरगद पे, वो शाखाएं नहीं बल्कि उसकी जड़ें होती हैं। ओक ओक ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। पेड़ बहुत ही गहरी, जो इसकी जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी चली जाती हैं, ग्राउंड वाटर को सोखने लग जाती हैं, इतनी अंदर चली जाती हैं कि 100 फुट 150 फुट उसके अंदर भी ये क्या करती हैं, ग्राउंड वाटर को सोखने लग जाती हैं, जिससे पानी के तने में भी स्टोर करता है। और क्या करता है, इतना पानी इतना जब आएगा तो कहीं ना कहीं इनलेट होकर उसके तने में भी दिखने लग जाता है। ठीक है। तो इसके ओक के पेड़ में तने में पानी मिल जाता है। बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है, नई चावल की फसल के आने पर मनाते हैं। और बिहू त्योहार पे क्या करते हैं, लोग डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं। 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह महा फर्स्ट सेकंड तारीख को ही मनाया जाता है। महा की मतलब फर्स्ट सेकंड मतलब इस महा महीने की सेकंड तारीख को मनाया जाता है। बांस के द्वारा भेला गर्भ बनाया जाता है इस फेस्टिवल ओकेशन पर। ठीक है, बांस के द्वारा। आबू धाबी, आबू धाबी कहाँ है बेटा, ये यूएई में है। और यूएई को हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं, और आबू धाबी वहां पर यूएई में पड़ता है। इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी दिरहम है। केरल के प्रमुख फल के पेड़ आप याद कर सकते हैं, नारियल, बेटलनट, पपीता, केला और बबूसा, जिसे जैक फ्रूट भी बोलते हैं, ये सब केरल के फल हैं। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ कौन सा है, रेगिस्तान में डेट पाम खजूर ही उगता है। ठीक है, एकमात्र पेड़। केरल के मसाले, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, ये सब केरल के मसाले हैं। गरम मसाला कौन कौन सा होता है, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक, जीरा, ये एज इट इज याद कर लेने हैं आप लोगों को। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा, ये भी आपको याद रखना है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, सबसे पहली महिला जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की थी। जम्मू व कश्मीर के राजौरी जिला धनगढ़ी क्षेत्र से हैं ये। एक परेड में कुछ 36 कमांडर होती हैं। ठीक है, तो इनकी पहली ये इन्होंने क्या किया था, इसकी अध्यक्षता की थी, पहली महिला। लद्दाख में तिब्बत भाषा को भूटी भी बोला जाता है, और मदर को क्या बोला जाता है, आमाले, और फादर को क्या बोला जाता है, आबाले। ठीक है, आबाले, आमाले। कुत्ते, उनका एक निश्चित क्षेत्र होता है, दूसरे कुत्ते के पेशाब व मल की गंध से ये क्या करते हैं, अपने क्षेत्र में प्रवेश को पहचान लेते हैं कि दूसरा कुत्ता इनके में प्रवेश किया है। पंछी की क्या होती है विशेषताएं, अधिकतर पक्षियों की क्या होती है, उनकी आंखें सिरों के दोनों साइड होती हैं।
अधिकतर पंछियों की दोनों आंखें क्या होती हैं, सिर के दोनों साइड होती है, मतलब सिर और उसके दोनों साइड होती है। अतः एक ही समय में वो अलग अलग चीजों, अब आपके सोचो ना, आपकी आंखें तो सामने हैं, तो आप सामने एक ही चीज पर एक टाइम पे एक ही चीज को फोकस कर पाते हो। लेकिन अगर आपकी आंखें इधर उधर होती, मतलब सिर के दोनों तरफ होती, तो आप एक चीज इधर देख लेते, एक चीज इधर देख लेते, दो तरफ फोकस कर लेते। तो पंछी की आंखें भी इसी तरीके से होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं, दोनों साइड, तो वो अलग अलग एक ही टाइम पे दोनों अलग चीजों पर फोकस कर लेती हैं। जब सीधे सामने देखती हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करती है, ठीक है, जब सामने देखेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। अधिकतर पंछियों की आंखें फिक्स्ड स्टेबल होती हैं, अतः उन्हें देखने हेतु सिर घुमाना पड़ता है, ठीक है। हमारी आंखें क्या है, आप देखो, अगर हमारी आंखें इधर देखना है तो घूम जाएंगी, इधर देखना है तो इधर घूम जाएंगी, फिक्स्ड भी होती है। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपकी आंखें की इधर इधर फिक्स्ड है तो क्या होगा, अब आपको पीछे की चीज देखनी है तो आपको क्या करना है, सिर घुमाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो उन्हें घुमाना ही पड़ेगा। कुछ पंछी जैसे चमगादड़, बाज, चील, गिद्ध मानव से 4 गुना अधिक देख लेते हैं। तो ये चारों ही जानवरों पे आप याद रखना, चमगादड़, बाज, चील, गिद्ध, ये 4 ऐसे हैं जो मानव से 4 गुना दिखते हैं। और चीता कितने गुना दिखता था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो आप। पंछी क्या होता है, मानव 2 मीटर, पंछी 8 मीटर, 4 गुना अधिक देख लेता है। अगर मानव 2 मीटर देख पा रहा है तो पंछी 8 मीटर क्लियरली देख लेगा। जानवर हमारी तरह बहुत सारे रंगों को नहीं देख सकते। कितने रंगों को देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। दिनों में जगने वाले जीव कुछ रंगों को ही देख सकते हैं। रात में जगने वाले जानवर केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हैं, जैसे कि उल्लू। एक पंछी द्वारा दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करने पर डिस्टेंस का अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि कितनी दूरी है। अगर उसकी आंखों का फोकस अलग अलग चीजों पर हो तो उनका रेंज ऑफ विजन बढ़ा देता है, ठीक है। रेंज ऑफ विजन मतलब अगर एक आंख आपकी मान लो 180 डिग्री दिख रही है, दूसरी मतलब 90 डिग्री, दूसरी आंखें भी 90 डिग्री, तो ये दो आंखें कितना दिख देगी, रेंज बढ़ा देगी, 180 डिग्री बढ़ा तब देख सकती है। अबाउट स्लीप, ये सोने की कुछ जानवरों की विशेषताएं जो हमें पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। छिपकली पूरे एक सीजन तक सो जाती है। गाय 4 घंटे सोती है। पाइथन, अजगर जिसे बोलते हैं, 8 घंटे सोता है। जिराफ 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 2 से 4 घंटे। हाथी का हमेशा ध्यान रखना आप लोग। डेंजर टू एनिमल, कौन क्या चीज खतरे हैं जानवरों के लिए। टाइगर अत्यधिक अलर्ट जानवर है, फिर भी खतरे में है, ठीक है, बहुत अलर्ट है फिर भी खतरे में है। हाथी दांत के लिए, हाथी क्यों अलर्ट खतरे में, क्योंकि इसके दांतों की बहुत विशेषता है। टाइगर, मगरमच्छ, सांप, उनको उनकी स्किन, चमड़ी के लिए मार दिया जाता है। गैंडा को क्यों, उसके सींग के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी मग को इत्र सेंट के लिए मार दिया जाता है। यानी कि इन सभी खूबियों की वजह से इन जानवरों को मार दिया जाता है, इसलिए आपको ये सारे खतरे पता होने चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, घाना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है बेटा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, जल्दी से बताओ, यूके, उत्तराखंड में है। घाना कहाँ पर है, घाना नेशनल पार्क, ये भरतपुर राजस्थान में है। तो ये कोई शिकार इनमें नहीं कर सकता, जंगल को हानि नहीं पहुंचा सकता है, ये नेशनल पार्क घोषित हो चुके हैं। बात कर लेते हैं सांप की विशेषताओं की। सांप, ये देखो, ये जो जितनी भी विशेषताएं ना, ये आपको याद रखनी है, एज इट इज याद रखनी है, एक एक वर्ड। सपेरों को क्या कहा जाता है, कालबेरिया भी कहते हैं, स्नेक चार्मर्स। नाग गुफन क्या है, ये डिजाइन है, पेंटिंग है, जो नागों की शेप व स्किन से के रूप में बनाई जाती है। सौराष्ट्र, गुजरात, साउथ इंडिया में ये बनाई जाती है। जैसे होते हैं जिसमें रंगोली व कढ़ाई व अन्य सजावट की जाती है। सपेरा सांप को उसके डंक से पहचान लेता है, किसी के डंक से सांप, सपेरा सांप को पहचान जाता है। सपेरा जंगलों में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधों से दवाई बनाते हैं। सांप खेतों के चूहे खाने की वजह से किसानों के लिए मददगार होते हैं, सहायक होते हैं, इसलिए सांप को मित्र भी किसानों का कहा जाता है। फूड एंड डाइजेशन क्या है, तो फूड एंड डाइजेशन के बारे में आपको कुछ पॉइंट है वो पता होने चाहिए। आमाशय का तापमान कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एसिड इन स्टोमच, कौन सा एसिड होता है स्टोमच में जिसे खाना पचाया जाता है, वो आपको पता है, HCl होता है, ठीक है। उड़ीसा के उड़ीसा के कहीं में सबसे अधिक चावल उत्पादन होते हैं, और अदर स्टेट में भी होते हैं, तो उड़ीसा का आप ये कालहड़ी जिला याद रखेंगे, इसमें सबसे अधिक चावल उत्पन्न होते हैं। कांच के जार सुखाना ताकि कि मॉइस्चर ना बचे, अचार खराब नहीं होता है, ठीक है। कांच के जार क्या होते हैं, सुखाए जाते हैं ताकि मॉइस्चर ना बचे, और मॉइस्चर नहीं होगा तो अचार आपका खराब नहीं होगा। मिल्क, मिल्क को कैसे पिया जाता है, तो उसे उबाल कर पिया जाता है। बने चावल को क्या किया जाएगा, बाउल में रखकर उसे एक पानी में भरे कंटेनर में रख देते हैं। हरी सब धनिया सब्जियां एक तरीके से क्या होगा, ये गीले कपड़ों में बांध कर रखी जाती है। प्याज लहसुन, क्योंकि जो उसमें मॉइस्चर होता है वो उड़ जाएगा तो वो हरा नहीं रहेंगे। प्याज लहसुन को ड्राई ओपन प्लेस में रख सकते हैं। बीज, बीज बहुत बड़े यात्री होते हैं, ठीक है, ये एक जगह से बहुत दूर दूर किलोमीटर, हजारों किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकते हैं। इसमें टिनी हुक्स के द्वारा ट्रेवल करते हैं, बाय वाटर ऑल्सो, इनके मीडियम है कुछ, उनके थ्रू ये एयर वाटर, इनके थ्रू ये क्या करते हैं, ये बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट, ठीक है,
ये एक, अब हम एनसीईआरटी को भी 1 by 1 पढ़ते रहते हैं। घड़ीसार एक जगह है जैसलमेर में जिसमें झीलें बनी हुई हैं। यहाँ 9 झीलें होती हैं जो इंटरकनेक्टेड थी। जैसलमेर में वर्ष में एक बार या एक बार भी वर्षा नहीं होती थी, इसलिए ये घड़ीसार क्या है, 9 झीलों का एक इंटरकनेक्टेड झील है जो कि जैसलमेर में है। कुएं सूखते क्यों जा रहे हैं? मोटर द्वारा अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। देखा आपने पंजाब में क्या था, बहुत 5 नदियां का समूह था, पंजाब बोल दिया जाता था। वहां पे पानी की कभी कमी नहीं होती थी, जरा सा थोड़ा सा गड्ढा कूदते थे, वहां पे पानी आ जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या हो गया कि पंजाब ने इतना पानी देके, सरकार ने उन्हें सब्सिडी दे दे के उसमें इतनी मोटर लगवा दी, मोटर मतलब जो पानी से खींच लेती है, पानी जमीन से पानी खींच लेती हैं, इतनी मोटर लगवा दी अपने निजी हित के कारण, वोटों के कारण, कि पंजाब में अब पानियां की किल्लत होने लगी है। अब वो एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं राज्य आपस में कि ये पानी मेरा है, कि ये पानी मेरा है। तो मोटर का प्रयोग अधिक होने की वजह से कुएं सूखते जा रहे हैं। ऐसी झीलें जिनके वर्षाहल संग्रहण होता है वे खत्म हो गए हैं, जिनमें पानी आता था, बारिश पड़ती थी और संग्रह हो जाता था जल, वो भी झीलें क्या हुई हैं, खत्म हो चुकी हैं। ट्रीज के आसपास हमने सीमेंट कंक्रीट की जमीन बना दी है। ट्रीज के आसपास क्या होती थी, मिट्टी कच्ची होती थी, रेन होती थी, बारिश होती थी तो पानी नीचे जाता था, ग्राउंड लेवल वाटर बढ़ता था। लेकिन अब सीमेंट कंक्रीट की वजह से क्या होता है, पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाता ग्राउंड में, और वहां पे पानी की दिक्कत, ग्राउंड लेवल वाटर नहीं बढ़ रहा है बल्कि सूखते जा रहे हैं। जब जोधपुर में 1986 में वर्षा नहीं हुई थी तो बावली सीढ़ीघर कुआं बनाया गया था। तो ये ध्यान रखना, बावली क्या है, बावली एक सीढ़ीघर कुआं है जो एक कुएं में सीढ़ी की तरह बना दी गई है ताकि लोग जाते थे और उसमें पानी का अपना प्रयोजन करते थे। दांडी यात्रा ये गांधी जी ने शुरू करी थी 1930 में। क्या कारण था? आम लोगों को नमक नहीं बनाने दे रहे थे, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो लोग है ना, हमारे पुराने अभी 100 साल की भी बात की, पुरानी बात भी ना करें हम, तो 100 साल पुराने पे भी लोग है ना, नमक खुद बनाया जा सकता है। जिस जिस देश में 9 राज्य की सीमा समुद्र से लग रही हो, उसमें नमक खरीदने की या नमक की कमी कभी पड़ ही नहीं सकती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, क्योंकि नमक तो दैनिक चार्य के आपके उपयोगी वस्तु है, तो अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि नमक आप लोग खुद नहीं बनाएंगे। नहीं तो पहले हम लोग खुद नमक बना लेते थे और खुद फ्री में नमक रहता था हमारे। तो लोग, अंग्रेजों ने क्या किया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि जी अब आप लोग नमक नहीं बनाएंगे। तो गांधी जी ने दैनिक वस्तु पर हम अंग्रेजों पर डिपेंड ना हो जाए, तो इसलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करी गई थी, जिसपे क्या किया था, अधिक टैक्स लगाना नमक पर के अगेंस्ट आंदोलन कर दिया था। और इसी आंदोलन को क्या किया था, नमक कानून के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था। अहमदाबाद से दांडी तक, ये दांडी का है सागर के बिल्कुल किनारे पे जाके, वहां पे इन्होंने फिर नमक का बनाया। अहमदाबाद से दांडी तक की ये यात्रा थी। अब बात कर लेते हैं मच्छरों से मुकाबला। तो मलेरिया, बुखार, ठंड के साथ कंपन होती है इसमें, तो इसमें कौन सी दवाई दी जाएगी? सेवाल ट्री की शाखा से बनता है। आयरन मिलता है किससे? गुड़, आंवला और हरी सब्जी से। मक्खियां पेट, आमाशय संबंधी बीमारियों के कारण होती हैं। एल्गी एक प्रकार का पौधा है जो कि मुख्यतः काई बरसात में मौसम में पैदा होता है, जो आपने देखा हो बरसात में हरा हरा हो जाता है, उसे एल्गी बोलते हैं। रोनाल्ड रॉस ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने मच्छरों के पेट में झांक कर देखा है पहली बार। क्या हुआ, यह बताया कि मलेरिया मच्छर की वजह से होता है। इससे पूर्व लोग मलेरिया के कारण एक बुरी प्रदूषित हवा को मानते थे। देख रहे हो, ये होता है विज्ञान का जादू। रोनाल्ड रॉस ने बताया कि ये हवा के कारण नहीं होता है, ये मच्छर के काटने के कारण होता है। मलेरिया एक सिंगल कॉल्ड पैरासाइट से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। फीमेल इन्फ्लुएंजा मॉस्किटो होती है जो सफेद स्पॉट्स ये छोड़ देते हैं। अनीमिया नॉर्मल इन दैलियोस, नॉर्मल इन दैलियो स्कूल, खून पोषण की कमी से होने वाली बीमारी है अमीनिया, ठीक है, खून की कमी हो जाती है। 7 नवंबर 2007 दिल्ली के स्कूलों में बीमार हजारों बच्चे हो गए। एमसीडी के स्कूल, आप लोगों को पता होगा दिल्ली में कुछ तरीके के स्कूल चलते हैं, एक एमसीडी जो नगर निगम के स्कूलों को चलाती है, और एक थी हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल। तो एमसीडी में क्या हुआ कि एकदम से अनीमिया से लोग क्या हुए, कई बच्चे ग्रस्त हो गए। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य इस पर प्रभाव पड़ता है इसका, और वृद्धि विकास एकदम रुक जाता है। एनर्जी लो, आपकी स्टडी एबिलिटी सब डिक्रीज हो जाती है। तो हेल्थ चेकअप हुए, बच्चों के हेल्थ कार्ड्स बनवाने शुरू हुए और आयरन की दवाई भी दी जाने लगी। तो अभी अगर किसी के आप शिक्षक हैं तो आपके पास आपकी आती होंगी दवाएं, जो कि आप नहीं आती हैं तो आप जन सुविधा केंद्र, समुदाय केंद्र से आप मंगा सकते हैं और आयरन की दवाएं जरूर अपने विद्यालय में वितरण करवाएं। मलेरिया की दवाई, देखो पुराने समय में सिंकोना एक पेड़ है जिसके अभी हमने पढ़ा भी था, छाल उसकी मलेरिया की दवाई बनाने में आती है। तो पुराने समय में शैवाल पेड़ की छाल टहनी पर पीस कर एक दवाई बनाई जाती थी, जिसे वो मलेरिया के लिए बहुत उपयोग थी। टहनी को उबालकर उसका पानी पिलवा करते थे, जो अब दवाइयों के रूप में दिया जाता है।
तो इसलिए दवाई कुछ होती नहीं है। आप हम भारतीय हैं, हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है। हमें खुद एक निर्भर आत्मनिर्भर बनना है और निर्भरता औरों पे छोड़नी है। अप एंड गो एक नेता की विशेषता है। अप एंड को देखो, जब माउंटेन हम खड़े होते हैं ना, तो उसमें एक नेता बनाया जाता है, एक लीडर बनाया जाता है। तो माउंटेन क्लाइंबिंग में क्या होता है, तो उस नेता की क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या कार्य हैं। दूसरों को बैग उठाने में मदद करें, ग्रुप को आगे भेजकर स्वयं लास्ट में जाए, जो नहीं चढ़ पाते उनकी मदद करें, रुकने व रुकने व आराम के लिए एक अच्छी जगह का चयन करें, जिन्हें दिक्कत है उनका ध्यान दें, समूह हेतु खाने को पर्याप्त बंदोबस्त करें, अच्छा करने पर दूसरों को क्रेडिट व कुछ गलत होने पर स्वयं की जिम्मेदारी ले। विटामिन व आयरन हमें सर्दी में गर्म रखने सहायक होती है। अब ये तो नेता की बात हो गई, लेकिन अब विटामिन व आयरन हमें क्या करती है, सर्दी में गर्म रखने में सहायक होती है। तो इसलिए जब भी सर्दी में गर्म रख सर्दी जब पड़ने लग जाए, तो आप विटामिन और मल्टीविटामिन की गोली आप लोग खुद ले सकते हैं। इसमें किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की एज सच कोई जरूरत नहीं है, आप विटामिन की गोली ले सकते हैं आयरन की गोली में। टेकला गांव क्या है, 1600 मीटर, ये क्या है, झलमार राजस्थान में पड़ता है। क्लाइंबिंग करते समय बॉडी को का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए तथा बॉडी सीधी होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आपको आसानी रहेगी क्लाइंब करने में। बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो 5th वर्ल्ड की थी, जो माउंटेन एवरेस्ट सागर माथा नेपाल में जो से कहा जाता है उस पर चढ़ी थी। ये किस गांव से, नागुरी गांव गढ़वाल से। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तर काशी, ये यहाँ से इनका शिक्षण हुआ। गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया। 18 सदस्यों की टीम थी, जिसमें 7 महिलाएं थी। 7300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के कारण से तूफान आया, जिसका उन्होंने सामना किया, और उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और ये लगातार चढ़ती रही। 23 मई 1984 को दोपहर को 1:07 पर 8900 मीटर पर वह ऊंचाई पर पहुंची, जिसे 43 मिनट रही वहां रही। ये पॉइंट आप याद करना। ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। ये आप लोग एक बार और देख लेना, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, और जो रिपीटेड चीजें हैं उनको हम स्किप कर देंगे। अगर किसी को कुछ लग रहा है तो लिख सकता है वो। पश्मीना शॉल के बारे में बात हो गई। श्रीनगर के घर, ठीक है, ये श्रीनगर के घरों की विशेषता। कश्मीर के गाँव में, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, बस ये ध्यान रखना, गुजरात में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। ठीक है, अब भूकंप से आने के विषय ये आपको पता होना चाहिए। खुली जगह पर जाएं, अगर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज के नीचे अपनी मजबूती से पकड़ लें, उसके नीचे जाके। आपको कुछ भी लगता है इसमें से तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, बच्चू खान कहाँ पर है, ये पोलो ग्राउंड है मुंबई में। एक कोच के नाम पर रखा गया था, जिनका नाम था मुस्तफा खान। बीच के जवान किसान की कहानी, ये हमने बात कर ही ली है इनके बारे में सारी चीजें। आप लोगों को कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। किसके जंगल, कुडुकू आदिवासी लोगों की एक जनजाति है जो झारखंड से है। आज जंगल कम हो रहे हैं, उनकी जगह खनन डैम बन रहे हैं। तुरंग का अर्थ होता है जंगल, कुडुक लैंग्वेज में। ठीक है। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में, इसमें क्या है, जो 25 साल से अधिक समय से किसी जंगल में रहे होते हैं, वे कहीं उस जंगल में रह सकते हैं, वे उन्हीं का है, उन्हें वहां से हटाया नहीं जा सकता। ये राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 में क्लियर लिखा हुआ है, जो 25 साल से अधिक समय से रह रहे हैं उनकी सुरक्षा का कार्यभार वहां की ग्राम सभा का ही है। सूर्यमणि एक सच्ची घटना है। एक गर्ल स्टार ऑर्डिनरी गर्ल्स की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानी। झूम खेती, ये आप लिख सकते हैं और यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साइकिल में फसलें उगाना मिजोरम में बहुत फेमस है। मिजोरम की मुख्य फसल है चावल। फसल के पकने पर त्योहार व डांस चराव किया जाता है। मिजोरम में लॉटरी के तहत साझा जमीन को बारी बारी से लोगों को खेती के लिए दी जाती है, लॉटरिज्म व्यवस्था है। किसकी झलक किसकी छाप, तो ये सारे पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिटेल में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं।
ब्रेल लिपि के बारे में हमने बात कर ली, 6 पॉइंटों पर आधारित होती है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके भी लिखा जा सकता है। पढ़ने के शौक के चलते ब्रेल ने स्क्रिप्ट को तैयार किया। लुइस ब्रेल अपने पिता के काम के औजारों से खेलते वक्त आंखें चली गई थी। एक पेपर पर उभरे हुए पॉइंट को टच करके पढ़ पाते हैं। दष्ट बाधितों के अध्ययन हेतु है ये। ठीक है। बच्चू गांव कहाँ है? राजस्थान में। मानचित्रों पर बने चिन्ह प्रतीक बच्चों को उसे समझने में मदद करते हैं। ठीक है। हांगकांग में सांपों को खाना जाता है जिसे लिंगू फेन कहा जाता है, फेमस शेक है ये सांप का। कश्मीर में मछ झील की मछली सरसों के तेल से बनती है। तो ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मछली सरसों के तेल में कहाँ बनती है तो कश्मीर में बताएंगे आप। समुद्र की मछली नारियल के तेल में कहाँ बनती है तो गोवा में बनती है। और टेपिकोआ जो जमीन के नीचे उगता है उससे नारियल का यूज करके करी के साथ खाते हैं, ये केरल में होता है। पेडोलॉजी। अब पेडोलॉजी की बात कर लेते हैं हम सब लोग। ये वन वर्ड ही है, इसमें हम सारी बात कर लेंगे। ठीक है। पेडोलॉजी ऑफ, इसमें मतलब 30 में से 30 ही नंबर के लिए एक ही वीडियो है आपके लिए, तो आपकी इसके लिए बात कर लेते हैं। बच्चों के वर्ग, तो इस पॉइंट को क्या है ना, एज इट इज याद कर लेना है, एज इट इज। और एग्जाम से पहले बस यही देख कर जाना है। जब आप एग्जाम से पहले ये देख जाएंगे ना, ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएंगे। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आएंगे, ये गारंटी है मेरी, हम लोगों ने देखा है पिछले काफी टाइम से। बच्चों को वर्गीकरण सिखाने के लिए चीजों को कैटेगराइज करना सिखाना आवश्यक है। कि जैसे सपोज करिए कि आपको वर्गीकरण करना है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, पीला है, तो कैटेगराइज करना सिखाइए। पहले कलर सिखाइए कि ये भिन्न भिन्न के कलर है, तो भिन्न भिन्न चीज़ों को कैटेगराइज करने से हम वर्गीकरण बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर वो खुद ही किसी चीज़ को किसी आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। कि सपोज करिए कि ये हमने एनिमल्स डिवाइड कर दिए उनकी शेप पर, ये साइज पर, ये उनके विजुअलाइजेशन पर। तो ये बच्चों को क्या सिखाने के लिए जरूरी है? कैटेगराइज करना सिखाना जरूरी है। बच्चों को अपने पर्यावरण आसपास की सूचनाएं एकत्रित करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को प्रकृति की अवलोकित करने का अवसर, सक्रिय भागीदारी दें। कक्षागत कार्यों को बाहरी संसार से जोड़ना आवश्यक है। बच्चों को समूह में कार्य करने हेतु प्रेरित करें, उन्हें विविधता सीखने में मदद करेगा। कहानियां पढ़ के सुनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना। बच्चों की रचनात्मकता को निखारने के लिए कला व शिल्प जैसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देना। उन्हें कुछ कार्य भी दिया जा सकता है, जैसे कुछ ड्रॉ करने के, अवलोकन करने हेतु। बच्चों को स्वयं के लिए अवलोकित करने का मौका दिया जाए, या पौधे जानवरों को वर्गीकृत करने का भी मौका दिया जाए। उन्हें कहानी कविता सुनने के लिए कहा जा सकता है, परंतु याद करने, रट्टा करने लगाने हेतु नहीं कहा जा सकता है। अब सामुदायिक सांसद संसाधन, इसके बारे में आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो मेन चीज क्या है? बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा में हमेशा वो ऑप्शन सही होगा जो बाहरी दुनिया से, बाहरी चीजों से संपर्क करेगा, बच्चा खुद करके सीखेगा, वही हमारा ऑप्शन हमेशा सही रहेगा। ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, आपको एक जगह लिख के दे दिए हैं ताकि ये आप सारी चीजों को ऑटोमेटिक आपके दिमाग में क्लिक हो जाए। तो बस आप देख के चले जाओ, ऑटोमेटिक आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पूरा कवर कर दिया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एनसीएफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पता नहीं क्यों आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है। देखो एनसीएफ में ना सबसे पहले हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी थीम है, तो 6 थीम है। और उप थीम कितनी है? 4 उप थीम है उसमें। तो 6 थीम कौन कौन सी है? परिवार व मित्र, भोजन, जल, आवास, यात्रा, चीजें हम जो बनाते हैं करते हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले एक चीज पूछता हूँ कि इंसान को जीने के लिए सबसे पहले क्या 3 चीजों की जरूरत है? तो उसे क्या 3 चीजों की जरूरत होती है ना, तो यानी कि उसके ट्वाइस फिर हमें और सब्सिडरी चीजों की भी जरूरत होती है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, आपने तीनों ही चीजें सुनी होंगी। तो रोटी मतलब भोजन, ठीक है। कपड़ा मतलब चीजें जो हम बनाते हैं करते हैं, ठीक है, जो हम बनाएंगे वही तो चीजें। रोटी कपड़ा हो गया, यानी कि चीजें जो हम बनाते हैं। मकान मतलब आवास। तो ये तीनों चीजें तो आपको यहाँ मिल ही रही है। उसके बाद है ना एक और, क्योंकि रोटी के साथ साथ क्या आना चाहिए? जल भी आना चाहिए। तो एक और आपकी थीम मिल जाती है। अब जब आपके पास रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, चीजें जो हम बना रहे हैं वो हो गई, उसके बाद हमारे क्या होते हैं? परिवार व मित्र होते हैं जिनके साथ हम यात्रा करते हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान। एक सपोज करिए एबीएस की थीम क्या कहती है कि बाहरी दुनिया से जुड़ो। तो बाहरी दुनिया से हम कैसे जुड़ेंगे? जब हम बाहर जाएंगे। बाहर हम किसके साथ जाएंगे? परिवार व मित्र के साथ जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? रोटी, कपड़ा, मकान जाएंगे। तो हम परिवार व मित्र के साथ यात्रा कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान यानी कि भोजन, जल की आवश्यकता है। और कपड़े यानी कि जो चीज हम बनाते हैं, मकान मतलब कहीं हम जाके स्टे करेंगे। ये सिर्फ सिंपल सी 6 थी। उप थीम कौन कौन सी है? परिवार व मित्र में कितनी उप थीम है? संबंध, कार्य व खेल, जानवर, पेड़ पौधे।
भोजन की उपथीम, टेस्टिंग, डाइजेशन, पकाना, संरक्षण करना, किसान व भूख। ये आपकी छोटी सी बात। रोल ऑफ द बुक। तो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित ईवीएस की थीम को एक गहरी व अंत संबंधित समझ के आधार पर बनाया गया है। प्रत्येक थीम कुछ की क्वेश्चन से शुरू होती है। एनसीईआरटी की किताबों में लिंग, वर्गीकृत वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति के आधार पर विभिन्नताओं से निपटने की जरूरत बताई गई है। ईवीएस बुक से संबंधित आकलन सतत आधारित हो तथा बच्चे का आकलन उससे अवलोकन, चर्चन, प्रश्न तथा सामूहिक कार्यों के आधार पर हो। एनसीएफ की सिफारिश क्या है? तो एनसीएफ बच्चे के विद्यालय जीवन उसके विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित होना चाहिए। यह बच्चे को विद्यालय, घर व समुदाय के बीच की दूरी को कम करेगा। यह रट्टा अंति व किताबी ज्ञान को हतोत्साहित कम करेगा। किताबें वह इसी तरह से बनाई गई हैं। इन किताबों का लक्ष्य छात्र केंद्रित शिक्षा है, जो कि जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 थी उसके तहत भी बात की गई थी। इंटीग्रेटेड लर्निंग, इंटीग्रेटेड लर्निंग मतलब सामूहिक की लर्निंग की गई है। बच्चा अपने वातावरण को संपूर्णता में देखता है, इसलिए थर्ड से लेकर फिफ्थ क्लास में सभी प्रत्ययों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व पर्यावरण शिक्षा के रूप में एकीकृत किया गया है। ईवीएस विषय को फर्स्ट व सेकंड कक्षा में किताबी रूप में ना रखकर उन्हें भाषा व गणित के साथ ही समाहित किया गया है। ईवीएस पुस्तकों में परिभाषाओं व सूचनाओं को जगह नहीं दी गई है, यहाँ तक कि पुस्तकें की भाषा भी औपचारिक नहीं है। तो इसलिए ईवीएस की केवल पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है, परंतु यह बच्चे को नया ज्ञान निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगा। फर्स्ट सेकंड में क्या किया, जो मैथ और भाषा के क्वेश्चन थे ना, वो भी ईवीएस पर्यावरण से जोड़कर बनाए गए। स्कूल यात्रा, जोड़ो तो घटाओ, जोड़ो तो जानो, ये सारी चीजें क्या है, मैथ और भाषा, हिंदी और की भाषा से ही हमने क्या किया, ईवीएस का ज्ञान दिया है। लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या होता है, बच्चा आसपास की चीजें देखता है, और आसपास की चीजें मतलब उसमें इतिहास भी है, विज्ञान भी है और आपका पर्यावरण भी है। तो इसलिए हमने वो इतने सब्जेक्ट ना करके एक ही सब्जेक्ट कर दिया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में ईवीएस। ये आप लेसर द बर्डन आप पढ़ सकते हैं। बटन कम करने हेतु क्या क्या है, टाइम टेबल में लचीलेपन की जरूरत है ताकि टीचिंग में बेहतर हो सके। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विद्यालय की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा फेल होता है तो विद्यालय व्यवस्था फेल होती है, शिक्षक फेल होता है। अब एनसीएफ 2005 की बात करें। एनसीईआरटी की कार्यकारिणी ने 14 से 19 जुलाई 2004 की बैठकों में एनसीई को संशोधित करने का निर्णय लिया। तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा निर्णय लिए गए। क्या ये निर्णय है? यह विद्यालय शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो ये अब आपको पता है, ये सारी चीजें अब इसमें नहीं आ सकता आपके क्वेश्चन, बट आप बस इसके मुख्य बिंदु याद कर लेंगे, जो मुख्य इसके सुझाव आपके जो शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ये मुख्य उद्देश्य, यहाँ से पेडोलॉजी को क्वेश्चन बनेंगे। पाठ्यक्रम को बोझ को कम करना है, शिक्षा को व्यक्तिगत वैश्विक को कम करना है, ऐसे पाठ्यक्रम का विकास जिसमें ज्ञान का व्यवस्थित रूप हो विकसित करना है, विचारों को स्वतंत्रता रखनी है, सभी बालकों को सशक्त बनाना है, रचनात्मकता का विकास करना है, क्रिएटिविटी बच्चे को बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एज इट इज रखना है। सारी चीजें एक तरफ, ये मतलब पेडोलॉजी जो हमने इतनी बात करी है, इसमें ये सबसे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर एक सुविधा प्रदाता की तरह होता है। एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश क्या है, अगर इंग्लिश अगर पढ़ाई जा रही है तो हम बहुभाषिकता सिखाना चाहते हैं, जो कि क्रिएटिविटी देती है। एमएलएल की मतलब क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। एमएल का मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। चिल्ड्रन डोंट फेल, होल सिस्टम फेल, व्यवस्था खराब होती है। किसकी लाइन है ये? एनसीएफ 2005 की लाइन है। एजुकेशन टीचिंग कैन बी अ सप्लीमेंट, पूरक है ये एजुकेशन टीचिंग। एनसीएफ सजेस्टेड 25% to 40% क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट आंसर टाइप। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टडिंग कमेटी प्रोफेसर यशपाल। होमवर्क टाइम फॉर 11th and 12th 2 hours. Stress related problem of student can be removed by guidance and counseling. नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के ऊपर लेकर जाएगा एनसीएफ, किसने कहा? एनपी 1996। बोर्ड एंड एग्जाम ऑफ 10th स्टैंडर्ड शुड बी ऑप्शनल। एवोल्यूशन सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन ग्रेड। बोर्ड ऑफ एग्जाम कब कंडक्ट कराने चाहिए? इमिडिएटली आफ्टर, जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद भी एग्जाम करा देना चाहिए। क्राफ्ट को किसके द्वारा सिखाया जाए? प्रोजेक्ट द्वारा। कॉमन फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर चिल्ड्रन, स्कूल में लैब, रास्ता, भारी बैग, ये सब पनिशमेंट, ये सब क्या करना चाहिए? ये हटा देना चाहिए, ताकि बच्चे का कंफर्ट बढ़ सके, डिस्कम्फर्ट ना हो। मेन एंड गोल ऑफ मैथ्स क्या है? बच्चों को मस्तिष्क के चिंतन को तार्किक लाना, तार्किक लाना है मस्तिष्क को चिंतन, ना कि कुछ और सिखाना है। एग्जामिनेशन, हर्डल, रेस, ये सब क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम।
एनसीएफ 2005 का प्रारंभ किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? सभ्यता और प्रगति से होती है। सुविधा प्रदाता कौन है? टीचर है। पाठ्य पुस्तक के साथ अन्य सौंदर्य को जोड़कर पुष्ट व गहन बन सकता है। अनुभव। बच्चों के आकलन को सही तरीका है दैनिक गतिविधि। पर्यावरण की चिंता के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम में व्यापक होना चाहिए। यदि बच्चे फेल होते हैं तो सिस्टम फेल होता है। शिक्षा का अधिकार है एक संवैधानिक अधिकार। शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? सामर्थ्य सूची के अंतर्गत आती है। एनसीएफ तैयार करता है एनसीईआरटी, एनसीईएफटी तैयार करता है एनसीटीई। ये था पूरा इंट्रोडक्शन, पूरी चीजें। अब आपको क्या करना है? अब आपको बस इतना सा करना है कि आपको ये पॉइंट लिख लेना है। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन। आप जब आप पेपर देके आएंगे ना, जो लोग भरोसा करके याद करके एक एक वर्ड, क्योंकि हमने बहुत क्रिस्प कर दिया, इससे क्रिस्प हो ही नहीं सकता। अगर आप एक एक वर्ड को याद करके जाएंगे तो उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने इसमें से कुछ स्किप कर दिया तो हाँ, क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, और फिर आप आके कोसेंगे कि हम काश उसको याद कर लेते। पहली बार भी दे रहे हैं पेपर तो पहली बार में 140 प्लस मार्क्स लाइए, दोबारा देने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आने वाले कुछ एग्जामों में ये भी हो सकता है कि आपके सीटेट के मार्क्स ऐड हों। ठीक है, चलिए लाइक कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं। अभी यूपीएससी, पीसीएस और इस आईएससी इन सब का एग्जाम का हम कंटेंट लाने वाले हैं, तो इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ शेयर करो इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।